बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करना है। दिस इज लेक्चर नंबर 6 एंड माय नेम इज अंजुम मजीद ख्वाजा। तो हम चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ। स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आपको याद हो, मैंने आपको हीट इंजन, पेट्रोल इंजन और इंजन के हवाले से जितने भी इसरार और रमूज हैं उनसे आप लोगों को आगाह किया था। मैंने आपको बताया था कि हीट किस तरीके से फ्लो करती है। आपको याद हो, जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी। वो ये पढ़ी थी कि जब किसी सिस्टम में हीट को ऐड करते हैं, उसका कुछ हिस्सा उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज को लेकर आता है और कुछ हिस्सा वर्क डन प्रोड्यूस करता है। ये हमने पढ़ा था एंड दिस इज रियली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी जितनी हीट हमने डाली, वो एनर्जी डाली हीट की, वही उसी ने काम भी किया, उसी ने इंटरनल एनर्जी में इजाफा भी किया। तो हमने इसको बड़े बारीकी से समझा, बल्कि इसके बहुत सारी चीजों को अच्छे तरीके से, बल्कि इसकी 4 एप्लीकेशंस हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज, अच्छा इसमें ये तो वर्क डन का तो बता देता है कि वो कैसे हुआ, लेकिन वो कंडीशंस नहीं समझा सकता कि वो हीट किस पैटर्न में आपकी एंटर होनी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए। इस चीज को कभी भी वो नहीं समझा सकता। इसको समझाने के लिए हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। स्टूडेंट, रिकॉल करें अपना लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैंने कहा था कि हीट को फ्लो करने के लिए 2 रिजर्वायर का होना बहुत जरूरी है। एक HTR होना चाहिए, एक LTR होना चाहिए। यानी हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर, इसका जो एनर्जी होगी वो Q1 होगी, और एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर जिसकी एनर्जी को Q2 होना है। तो हीट आपकी एक्चुअली फ्लो करती है हॉट टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, और इसके अंदर ही वर्किंग सब्सटेंस होता है, जो इसके चलने से वो उसके अंदर वर्क डन प्रोड्यूस होता है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो जाकर आपकी Q2 में रिजेक्ट हो जाती है। यानी एक्चुअली हमने पढ़ा था कि Q1 जब एक सिस्टम से आती है तो उसका कुछ पार्ट वर्क डन करता है और बाकी पार्ट Q2 में चला जाता है। यानी अगर फर्ज करें यहां से 100 जूल एनर्जी आपके पास आई है, तो 20 ने अगर वर्क डन किया तो आपके पास 80 Q2 में आ गई है। तो एनर्जियों का सम दोनों साइड पे इक्वल है। यहाँ भी नियरली आप देख रहे हैं वही चीज आ रही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी वही हमारे पास कंजर्व हुई, टोटल एनर्जी वही रही है हमारे पास। तो दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप इसको 2 तरीकों से जो है वो समझ सकते हैं। पहला है लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट, जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट थी, इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन, हीट इंजन के लिए ये इम्पॉसिबल है टू कन्वर्ट हीट टेकन फ्रॉम सिंगल रिजर्वायर, के वो एक रिजर्वायर से हीट लेके एंटायरली इनटू वर्क डन और उसको मुकम्मल वर्क डन में लेके चला जाए विदाउट एनी चेंज इन वर्किंग सिस्टम, यानी उससे वर्किंग सिस्टम में कोई तब्दीली ना हो। ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है कि आपकी सारी की सारी हीट को वर्किंग सब्सटेंस में लेके जाया जाए। आपके पास दिस वन यू मस्ट हैव, ये होना चाहिए ताकि हीट यहां से जाए, वर्किंग सब्सटेंस को में वर्क डन प्रोड्यूस करके और फिर यहां जाकर रिजेक्ट हो जाए। इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो Q2 में जाकर रिजेक्ट लाजमी होता हो। तो कभी भी ये मुमकिन नहीं है कि आप जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारी की सारी जो है वो आपकी वर्क डन में चली जाए। अगर आपको याद हो, मैंने पिछला जो लेक्चर है उसमें ये बताया था कि पेट्रोल इंजन भी, जो कि एक्चुअली एक किस्म का हीट बर्निंग ऑफ फ्यूल ही होती है, उसके अंदर हीट इंजन ही होती है, वो भी आपकी एफिशिएंसी 20 to 25 या 30% तक लेके जाता है। बाकी 70% उसकी आपकी माहौल में, फजा में रिजेक्ट हो जाती है इन टर्म ऑफ साइलेंसर, और बाकी कुछ आपकी फ्रिक्शन और हीट वगैरह में चली जाती है हमारे पास। इसका मतलब हुआ दिस इज नॉट पॉसिबल। तो लॉर्ड केल्विन, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी, और ये समझ लें दिस इज द रूट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी कभी भी ऐसा नहीं होता कि Q1 सारे का सारा आपका W के इक्वल हो जाए, इट्स इम्पॉसिबल। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह
नेक्स्ट स्टेटमेंट है रुडोल्फ क्लॉजेस की। उनका कहना था इट्स इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि हीट इंजन आपका कोल्ड बॉडी से यानी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो करे विदाउट डूइंग द वर्क डन। देखिए हमने हमेशा क्या पढ़ा हुआ है, हीट कहां से कहां फ्लो करती है, इट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। सो ऑब्वियसली जब ये हॉट से कोल्ड में जाएगी तो आपका वर्किंग सब्सटेंस उसकी लाइन में आ जाएगा, वो खुद ब खुद वर्क करना शुरू कर देगा उस हीट की वजह से। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपकी कोल्ड बॉडी से हीट जाकर Q1 में जाके रिजेक्ट हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी कोल्ड बॉडी से कभी भी हीट ट्रेवल हॉट बॉडी में नहीं करती। ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन होगा कि जब आपको एक बहुत ज्यादा वर्क डन करना हो, इधर से हीट निकाल के उधर डाल देना। सो विदाउट वर्क के आप कभी भी Q2 से Q1 की तरफ नहीं जा सकते। तो ये दो आपने बात याद रखनी है, एक लॉर्ड केल्विन की कि Q1 का सारा वर्क डन में नहीं हो सकता। यू नीड टू हैव Q2 such that this heat should go through the working substance and some of the heat should get rejected in Q2, and it gets rejected in Q2 in fact. So the second is you cannot transfer Q2 into Q1 without doing work done, because it cannot travel from cold body to the hot body, and this is actually the सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए हॉट बॉडी की हीट वर्क डन करनी चाहिए और उसका बाकी पार्ट Q2 में रिजेक्ट हो जाना चाहिए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कार्नट इंजन। एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट, उनका नाम था सैडी कार्नट। नाम लिख लेता हूं, सैडी कार्नट ये था। आई थिंक इन्होंने 1824 में एक आइडिया दिया था, एक बड़े आइडियल इंजन का। ये थ्योरेटिकल इंजन था और उन्होंने कहा कि अगर इंजन इस तरह काम करेगा, ऑपरेट करेगा, तो आपका जो वर्क डन है वो मैक्सिमम आप ले सकते हैं उससे। ये बड़ा आइडियल सा इंजन दिया था। मैं आपको ये सारे का सारा प्रोसीजर समझाता हूँ, फिर उसकी एफिशिएंसी को भी समझाने की कोशिश करूंगा। आई विश कि आप इस लेक्चर को एक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। इस इंजन को पहले हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें ये प्रेशर है, ये हमारे पास वॉल्यूम है। ये आपका फर्ज करो ये ए पार्ट है। मैं आपको अभी समझाता नहीं, अभी सिर्फ डायग्राम आपकी ड्रॉ करता हूं। ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। आप आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक। सैडी कार्नट ने एक इंजन प्रपोज किया था और वो एक साइक्लिक इंजन था, यानी जो स्टार्ट जहां से होता था वहीं जाके वो फिनिश हो जाता था, यानी साइक्लिक, और दोबारा वो स्टार्ट हो जाता था। सैडी कार्नट का कहना था कि फर्ज करो लेट्स से, ये जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। ये हमने एक जार लिया है जिसमें गैस के पार्टिकल हमारे पास मौजूद हैं और हमने ये यहां से एक प्रेशर दे रहे हैं, इसको प्रेशर, ये प्रेशर इंक्रीज किया जा सकता है। सैडी कार्नट ने कहा था कि सबसे पहली चीज आइसोथर्मल, आपके पास आइसोथर्मल जो है वो इसमें पहली चीज है आइसोथर्मल कंप्रेशन, आई एम सॉरी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये पहली चीज, इसको सर समझाऊंगा। व्हाट इज दिस आइसोथर्मल? मैंने आपको बहुत दफा समझाया, आइसो कहते हैं सेम, थर्मल कहते हैं टेम्परेचर, यानी चेंज इन टेम्परेचर जीरो होना चाहिए, यानी इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो हो चाहिए। इंटरनल एनर्जी डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पर। सबसे पहले फर्ज करें ये हमारे पास एक जार है, आप इसके प्रेशर को लूज करें, स्लोली कम करें, यानी आपका प्रेशर इस लेवल पर मौजूद है, आप स्लोली प्रेशर को लूज करके इस पॉइंट तक ले जाएं, स्लोली।
जब प्रेशर कम करेंगे, फर्स्ट करो ये भी प्रेशर, ये भी इतना प्रेशर आपके पास था, आपने ये प्रेशर लूज किया, ये आपकी बॉडी यहां पहुंच गई। ये प्रेशर लूज किया, एक तीसरा था, एक लूज किया, आपकी बॉडी यहां पहुंच गई, यानी आपका एक्सपेंशन होने लगी, वॉल्यूम आपका बढ़ने लगा। यानी इनिशियल वॉल्यूम आपका यहां था, अब वॉल्यूम आपका यहां इस जगह पर आ गया, ये इस जगह पर आ गया, वॉल्यूम आपका बढ़ने लगा। और ये काम स्लोली होना चाहिए। स्लोली क्यों होना चाहिए? दिस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर हमारे पास जीरो का चेंज जीरो होना चाहिए, यानी टेम्परेचर इसका अंदर बढ़े ना, वो तभी पॉसिबल है ये स्लो प्रोसेस हो और कंडक्टिंग बेस हो इसकी। कंडक्टिंग बेस, कंडक्टिंग क्यों रिक्वायर्ड होती है ये भी सुन लो। ऐसा क्यों होता है? कंडक्टिंग इसलिए रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट्स के ताकि हम जब स्लोली स्लोली करेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम के बढ़ने से ठंडक पैदा हो जाएगी, टेम्परेचर लूज होगा। क्योंकि टेम्परेचर को चेंज नहीं करवाना हमने, तो स्लोप की वजह से हीट सिस्टम में दाखिल हो जाएगी और वो उस टेम्परेचर को दोबारा बैलेंस कर लेगी ड्यू टू थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम की वजह से, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए बाहर और अंदर का, और ये एक लेवल तक आपने लेके जाना। लेट से यहां तक आप लेके चले गए, इस पॉइंट तक लेके चले गए, जो बी पॉइंट था आपका, बी पॉइंट पे लेके चले, आपने ये काम किया। उसके बाद आपने एक सडन एडियाबैटिक करना है, यानी जल्दी से एक वेट लूज करना है। जब जल्दी काम किया जाए या इंसुलेटिंग बॉडी रखी जाए, अगर जल्दी काम करेंगे तो वो इंसुलेटिंग नहीं होगा। रीजन, एकदम हीट आपकी जो है ना वो सिस्टम में दाखिल नहीं होगी, क्योंकि एकदम टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा हमारे पास। तो बहरहाल आप जब टेम्परेचर लो कर एक प्रेशर और लो करेंगे, यहां पहुंच जाएंगे आप। ये एडियाबैटिक वाला आ गया मेरे पास, ये एडियाबैटिक, ये एडियाबैटिक, यानी यहां से यहां तक एडियाबैटिक, जबकि यहां से यहां तक आइसोथर्मल गया मेरे पास, ये आइसोथर्मल गया हमारे पास नीचे से ऊपर तक। जबकि इतना हमने एडियाबैटिक नहीं किया, यानी सडन लूज करो वेट, या फिर एकदम जब आप लूज करो तो इंसुलेटिंग बेस होनी चाहिए ताकि हीट सिस्टम में दाखिल ना हो सके। जब हीट सिस्टम में दाखिल नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपका जो अंदर है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा एकदम। तो हीट सिस्टम में दाखिल ना हुई तो इतनी बड़ी वॉल्यूम में चेंज हमारी नहीं आने लगी। वॉल्यूम में चेंज तभी आती है जब हीट दाखिल होती है सिस्टम में। तो आपका थोड़ा सा ही आगे जाएगा, यानी सी पार्ट में थोड़ा सा ही आगे। उसके बाद आपने जब इस पॉइंट पे पहुंच जाओ तो दोबारा, यानी इस पॉइंट पे पहुंच गए, अब मैं इनको मिटाने लगा हूं, यानी हमने ये अचीव कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद, यानी जार आपका इस पॉइंट पे पहुंच चुका है, अब आप स्लोली स्लोली इसमें प्रेशर दे रहे हो, क्योंकि अगला जो है, अब ये तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन यहां से यहां हुई, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई इससे अगली। ये पहला आइसोथर्मल, दूसरा था एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यानी दिस इज समथिंग वेरी क्विक। ठीक है, इसमें चेंज ऑफ हीट जीरो होती है, यानी हीट आपकी सिस्टम में दाखिल नहीं होती है हमारे पास। अब यहां से यहां तक स्लोली स्लोली, यानी दोबारा कंडक्टिंग बेस हो जाएगी, कंडक्टिंग बेस। रीजन, क्योंकि आपने अब आइसोथर्मल कंप्रेशन करनी है, कंप्रेशन, कंप्रेस करना है इसको। जब कंप्रेस करेंगे वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। कंप्रेस में प्रेशर बढ़ाते हैं, यहां से यहां पहुंचे, यहां से जैसे जैसे बढ़ाएंगे सिस्टम की हीट बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंप्रेशन आ रही है, कंप्रेशन में हीट बढ़ेगी, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहां की हीट एक्स्ट्रा हीट बाहर चली जाएगी, इसको बैलेंस कर लेगी, टेम्परेचर जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो नतीजा, क्योंकि ये इसको कहते होते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, कि दोनों का टेम्परेचर बाहर और अंदर का बराबर हो जाएगा। स्लोली स्लोली यहां पहुंचे, यहां पहुंचे। अब आपने जब इस पॉइंट को अचीव कर लें, यानी तीसरा कौन सा था हमारे पास, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, नहीं सॉरी, कंप्रेशन, और इसमें भी आपके पास चेंज इन टेम्परेचर जीरो होना चाहिए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास जीरो हो जाएगी। यहां पहुंच गए। इसके बाद आपने यहां से एकदम प्रेशर देना है, या आपने एकदम इंसुलेटिंग बेस बना लेनी है, इंसुलेटिंग बेस, इंसुलेटिंग बेस बना देनी है। या एकदम जब इसको प्रेशर देंगे तो एकदम सिस्टम में ना हीट, सिस्टम से हीट बाहर नहीं जा सकेगी, एकदम काम में एकदम नहीं जाती होती। तो इस प्रोसेस को कहते होते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें हमारे पास हीट का जो चेंज होता है
वो हमारे पास क्या हो जाता है, एब्सोल्युटली जीरो, ये जीरो हो जाता है। तो आपकी बॉडी यहां से यहां तक पहुंच जाती है, दोबारा साइक्लिक डी से ए पहुंच जाती है। ये वाली हमारी ए से बी गई थी, ये हमारी बी से सी गई थी, ये सी से डी गई थी, और ये डी से दोबारा ए में हमारे पास पहुंच गई। ये बी से सी, ये ए से बी, तो दोबारा साइक्लिक में पहुंच जाती है। तो एक्चुअली इस साइकिल में अगर चलता जाए इंजन, यानी पहले कंप्रेस हुआ, फिर एकदम तेज, फिर स्लोली ऊपर गया, फिर एकदम ऊपर, तो इस प्रोसेस में आप एक साइक्लिक जो वैल्यू है उसको अचीव कर सकते हैं, और आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो सकती है। ये कार्नेट एक थ्योरेटिकल इंजन था जिसमें एक अच्छी एफिशिएंसी गेन की जा सकती थी इन तमाम चीजों से। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन। आपने देखा कि सबसे पहले गैस को आइसोथर्मली एक्सपैंड किया जाता है, फिर एडियाबैटिकली, और देन आइसोथर्मली कंप्रेस किया जाता है, देन एडियाबैटिकली किया जाता है। इस तरह आपकी सिस्टम में हीट जो है वो दाखिल सिस्टम में जो है वो इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ती, तो आपका इंटरनल एनर्जी जीरो रहती है वैसे आमतौर पर। स्टूडेंट्स, आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था कि एक्चुअली हीट ट्रेवल करती है फ्रॉम Q1 टू Q2 बाय डूइंग द वर्क डन, यानी वर्क डन करके Q2 में दाखिल होती है। तो Q2 को अगर यहां लेके चले जाए तो वर्क डन हमारे पास हो जाएगा Q1 माइनस Q2 के इक्वल वर्क डन हो जाएगा हमारे पास। ये वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। अब जरा मूव करते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन की तरफ। व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट? एफिशिएंसी होती क्या है? एफिशिएंसी कहते हैं आउटपुट ओवर इनपुट, इसी को कहा जाता है। और अगर आपने परसेंटेज फाइंड करनी हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है। स्टूडेंट्स, आउटपुट क्या दिया इस पूरे वर्किंग सब्सटेंस ने, इस पूरे सिस्टम ने, क्या हीट इंजन ने क्या दिया? वो दिया इसका वर्क डन। इनपुट आपने क्या डाला था? Q1, यानी एक्चुअली हुआ क्या था, Q1 से आपकी हीट सीधा Q2 में आई थी और बीच में वर्क आपका हुआ था, यानी एक्चुअली यही था। यानी एक्चुअली आउटपुट क्या हुआ? आउटपुट ये हुआ कि इंजन ने वर्क किया, और इनपुट क्या? इनपुट तो Q1 आया था आपके पास Q2 के अंदर, यानी ऐसा ही हमारे पास। अब वर्क डन हमने फाइंड किया हुआ है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, ये Q1 है, सॉरी, इनपुट हमारे पास Q1 है, ये वाला इनपुट था। यानी ऐसे ही है जैसे फर्ज करें हमें 100 नंबर का फिजिक्स का पेपर दिया है, लेकिन हमने 40 नंबर लिए, 60 नंबर रिजेक्ट हो गए, कट गए, इसलिए किसी काम में। तो इनपुट तो आप लोगों को पूरी 100 दी हुई थी, लेकिन जितने आपने वर्क डन किया वो 40 नंबर लिए। हीट के इंजन के साथ भी ऐसा ही है, जो काम हुआ वो तो 40 हुआ, लेकिन बाकी जो है वो रिजेक्ट हो गया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, Q1 को इसके नीचे रखें अगर, तो ये इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है और इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है। एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय 100 भी लिखा जा सकता है। अब देखें Q1 कट गए, 1 माइनस Q2 ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास एफिशिएंसी। ठीक है, ये आ गई, ये इसका फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स याद रखें, दिस हीट एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। याद रखना, जितना जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतनी उतनी हीट एनर्जी भी बढ़ती है। यानी एक्चुअली एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जब दो चीजें सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो अगर फर्ज करो सेकंड हीट और फर्स्ट हीट का जो रेशो है वो सेकंड टेम्परेचर और फर्स्ट टेम्परेचर के रेशो के इक्वल होगा, बिकॉज हीट एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये फार्मूला इसका है, आप लोगों ने 9th लेवल पे पढ़ा था। यानी एफिशिएंसी होगी हमारे पास 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गई। यानी एक्चुअली इनकी रेशो याद रखना, Q2 ओवर Q1 की रेशो T2 ओवर T1 के इक्वल होती है। यानी जितना जितना हीट एनर्जी बढ़ेगी Q1 के हिसाब से, इतनी T2 बढ़ेगी T1 के हिसाब से, दोनों की रेशो इक्वल होती है। ये हमारे पे एक्सपेरिमेंट से साबित हुई हुई चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला।
अब अगर हम चाहते हैं कि एफिशिएंसी 100% हो तो दो तरीके हो सकते हैं। इस पूरे का आंसर 0 आ जाए, यानी T2/T1 अगर 0 के इक्वल हो जाए तो एफिशिएंसी हमारी 100% होती है, क्योंकि यहाँ 0 लगा, 1 में से 0 माइनस हुआ 1 आएगा, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, यानी एफिशिएंसी हमारी 100 आ सकती है। वो कब आ सकती है स्टूडेंट? जब ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये 0 के इक्वल हो। और ये दो रीजन की वजह से 0 हो सकता है, या तो T1 वहां जाए उससे मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, T1 उससे मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा, या तो T2 0 केल्विन हो। 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये तो मुमकिन नहीं है, 0 केल्विन नहीं हो सकता, केल्विन नहीं हो सकता। या एक काम है, T1 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाए, और 0 मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके डिवाइड हो जाए, तो T1 की वैल्यू हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करें इनफिनिट आता है। या तो T1 इनफिनिट तक चला जाए, कहां तक चला जाए, इनफिनिट तक चला जाए। अगर T1 इनफिनिट हो जाए तो T2 ओवर इनफिनिट 0 हो जाएगा, तो 1 में से 0 माइनस किया तो 1, और 1 को मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 100% आती है। तो दो तरीकों से आपकी एफिशिएंसी 100% आती है, या तो T2 0 या T1 इनफिनिट, और ये दोनों मुमकिन नहीं है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, हम एक चीज से एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, या तो T2 का टेम्परेचर बहुत राइज कर दिया जाए, बहुत राइज कर दिया जाए। आप इमेजिन करें, मैं यहां लिख रहा हूं एफिशिएंसी हमारे पास 1 - T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100 है। फर्ज करें हम इसकी वैल्यू, एग्जांपल देते हैं, T1 का टेम्परेचर हमारे पास फर्ज करो 400 केल्विन, फर्ज करो 400 केल्विन, सही है, 400 केल्विन को ज्यादा नहीं, 373 यानी 27 बन रहा है, ये रूम टेम्परेचर जैसा ही है। 400 केल्विन है ये, इसको 800 केल्विन कर दो, ये 400, तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो 800 बटा 400 हो जाएगा। सॉरी, उल्टा हो गया, सॉरी। 400 केल्विन है T2 और T1 है हमारे पास 800, हम इसको 800 कर लेते हैं। तो 800 400 को डिवाइड करें 0.5 आएगा, तो 1 में से 0.5 माइनस करें तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 50% बन जाएगी। स्टूडेंट्स, अब इसको 800 नहीं करते, इसको 1200 कर लो, या चलो इसको हम 1000 कर लेते हैं, 1000, यानी इसको बढ़ा देते हैं। अब 1 माइनस उसको ऊपर वाले को 400 ही रखते हैं, इसको 1000 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को डिवाइड किया 0.4, 1 में से 0.4 होगा तो 0.6 को 100 से करेंगे 60%। आपने देखा, पहले मैंने 800 केल्विन की तो मुझे 50% एफिशिएंसी मिली, मैंने 1000 केल्विन की मुझे 60% एफिशिएंसी मिली। जितना आप हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर बढ़ाओगे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, जितना इसका टेम्परेचर कम करोगे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि नीचे जो ऊपर वाला है उसको टेम्परेचर को और ठंडा कर दो, यानी 400 की बजाय 200 कर दो, 100 कर लो, 50 कर लो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। उसकी रीजन, क्योंकि आमतौर पे अगर आप रियल लाइफ में देखें तो कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर के तौर पे हमारा माहौल काम कर रहा होता है, और इस पे आपका बस नहीं चल सकता। यानी आज क्या टेम्परेचर है बाहर, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, उसको ठंडा गर्म नहीं कर सकते। सो आप कोल्ड टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। सो आप एक काम कर सकते हैं, हॉट टेम्परेचर को राइज करें, यू कैन हैव वेरी गुड एफिशिएंसी। तो कार्नेट इंजन इन तमाम चीजों पे हमारा चल रहा था। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।